Hello everyone, I am Anjali Bajpayee, going to discuss topic Indian economy. I'm trying to share some slides with you all. इंडियन इकोनॉमी को समझने से पहले हम इंडियन इकोनॉमी को समझने से पहले हम सबसे ये जानेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस उसकी कंडीशन क्या थी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज द स्टेट ऑफ अ कंट्री और रीजन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द सप्लाई ऑफ मनी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी उस कंट्री के स्टेट को डिफाइन करती है। मींस इकोनॉमी is the state of a country which defines in three terms, that is production and consumption of goods and services and the supply of money. Means उस कंट्री में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उन गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन कहाँ कहाँ पे उस तरीके से हो रहा है और उससे जो भी मनी प्रोड्यूस हो रहा है उसका सप्लाई कैसे कर रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डिफाइन करता है। मीन्स economy of a country totally depends on the production and consumption of goods and services and the supply of money of the country. Then we will talk about Indian economy on the eve of independence. सबको पता है कि इंडिपेंडेंस के पहले हमारी इकोनॉमी में ब्रिटिशर्स का पूरी तरीके से कंट्रोल था। ब्रिटिश टाइम पीरियड हमारे यहाँ 1757 से 1947 के बीच के ड्यूरेशन पे था। उस टाइम पीरियड को हम कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं। तो हम ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन में कन्वर्ट कर दिया। पूरी तरीके से उन्होंने कॉलोनियली एक्सप्लॉइट किया। अब कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है? Colonial exploitation refers to a system between two countries under which one country being the ruler and another being the colony, and the ruling country determines the economic policy of the country. Colonial exploitation is a type of system between two countries in which one country is a ruler and another country is colony. एक country ruler होती है और दूसरी country colony होती है। Ruler जो उस पूरी कंट्री को जो कॉलोनी कंट्री को कंट्रोल करती है और रूलिंग कंट्री उस कॉलोनी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी को डिटरमाइन करती है। मींस कौन वहां की पॉपुलेशन क्या है, कैसे काम करेगी, कितना कहाँ पे उस पॉपुलेशन में हर पर्सन को कितना टैक्स देना है, किसको नहीं देना है, कहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल है, कहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। इससे रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो रूलिंग कंट्री डिटरमाइन करती है। ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के जितने भी प्रोडक्टिव एरियाज थे उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। मेन प्रोडक्टिव एरियाज थे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रीज और हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले उन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर किया। एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया? थ्रू जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें 3 ट्रायंगल्स थे। मींस गवर्नमेंट, जमींदार्स एंड टिलर्स। Government means Britishers, Jamidar means owner of the zameen, owner of the land, and tillers are the workers on the soil. Government एक फिक्स रेंज जमींदार से ले लेती थी। जमींदार टिलर से मन चाहे रेट चार्ज करते थे और टिलर का बेनिफिट बस इतना ही होता था कि वो अपना और अपनी फैमिली का पेट भर सकता था। वो किसी तरीके से अपना जीवन यापन करता था। तो टिलर की कंडीशन बहुत ही वीक थी उस टाइम ड्यूरेशन पे और जमींदार जितना भी प्रॉफिट होता था, जितना भी अर्न करता था टिलर से, उससे वो अपनी लग्जरियस लाइफ को स्पेंड करता था। नेक्स्ट वन इज कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज की बात करें तो हमारे कंट्री में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत फेमस थी। इतना ज्यादा फेमस होने के कारण यहाँ से हैंडीक्राफ्ट गुड्स का एक्सपोर्ट बहुत इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा होता था। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को स्पॉइल करना स्टार्ट कर दिया, एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया।
कैसे उन्होंने यहाँ का जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता था इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें इन्होंने हाई टैक्सेस इम्पोज कर दिए, जिससे कि धीरे धीरे एक्सपोर्ट होना बंद होता गया, क्योंकि इतने चार्जेस देने के लिए यहाँ की पॉपुलेशन कैपेबल नहीं थी। और डे बाय डे जब सप्लाई नहीं हो पाई, एक्सपोर्ट नहीं हो पाई, तो इंटरनेशनल डिमांड हमारी लो होती चली गई और एक टाइम पे आके एकदम स्टेबल हो गई। हमारे एक्सपोर्ट को इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स कर दिया। मीन जो इनका ब्रिटिश गुड था, जो फिनिश्ड गुड था, वो इन्होंने इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, और वो भी ड्यूटी फ्री, उसमें टैक्स चार्जेस निल थे। तो जब ब्रिटिश हैंडीक्राफ्ट गुड एक्सपोर्ट होना बंद हो गया, मीन्स उसकी इंटरनेशनल डिमांड इन्होंने पूरी तरीके से लोग डिस्ट्रॉय कर दी, और हमारी जो गुड्स थे उसकी जो डोमेस्टिक डिमांड थी उसको भी इन्होंने स्पॉइल करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? जो अपना फिनिश्ड गुड था उसको ये हमारी कंट्री में इंपोर्ट करने लगे। तो इनका जो फिनिश्ड गुड था वो मशीन मेड गुड्स था। मशीन मेड गुड ज्यादा बेटर होते इन कंपैरिजन टू हैंडमेड गुड्स। मशीन मेड गुड्स लोगों को कम रेट में मिलने लगे, बेटर क्वालिटी के मिलने लगे, जिससे कि यहाँ के लोग जो हमारे हैंडमेड गुड्स थे उनकी डिमांड करना उन्होंने बंद कर दिया, और हमारी डोमेस्टिक डिमांड भी एक्सप्लॉइट होती चली, कम होती चली गई, जिससे कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो गई। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के साथ साथ जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सारी एक्सप्लॉइट होती चली गई। देन colonial exploitation of international trade, हमारा थर्ड एरिया था हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को उन्होंने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। मींस जो भी एक्सपोर्ट था उसमें इन्होंने हाई टैक्स चार्जेस इम्पोज कर दिए, जिससे कि एक्सपोर्ट होना बंद हो गया, और ये इनका जो फिनिश गुड था वो इम्पोर्ट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ का जो रॉ मटेरियल था जिससे कि वो अपने फिनिश्ड गुड को मैन्युफैक्चर करते थे, रॉ मटेरियल को इन्होंने ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। देन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड, और वहां से फिनिश्ड रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट करने लगे, वो भी ड्यूटी फ्री था। हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस के ड्यूरेशन पे हमारी इंडिया के फीचर्स क्या थे। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उस टाइम पे बेसिक फीचर था हमारी इकोनॉमी का स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है refers to the economy which stuck or very slow at its path of development। स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो एक जगह पे स्टेबल हो जाती है, मींस उसकी जीडीपी या जो ग्रोथ रेट होती है वो बहुत ही स्लो होती है, या एक जगह पे रुक जाती है, स्टक हो जाती है। उसका रीजन ये होता है कि यहाँ के जो पॉपुलेशन होती है उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है, या ग्रोथ रेट धीरे धीरे, क्योंकि इंडस्ट्रीज की डिमांड कम होती चली जाती है और हमारी ग्रोथ रेट कम होती जाती है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी एक जगह पे स्टक हो जाती है, या उसका जो ग्रोथ रेट है बहुत ही स्लोली बढ़ता है। इस वजह से उस इकोनॉमी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है बैकवर्डनेस। हम पूरी तरीके से धीरे धीरे बैकवर्ड होते गए, पॉवर्टी आती गई, एग्रीकल्चरली बैकवर्ड हो गए, क्योंकि एग्रीकल्चर से जो भी अर्निंग होती थी उसका पूरा का पूरा बेनिफिट जमींदार और गवर्नमेंट उठाते थे, उसके डेवलपमेंट पे कोई भी वर्क नहीं किया जाता था, जिससे कि एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस क्रिएट होने लगी, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस होने लगी। जो भी इंडस्ट्रीज थी उनके डेवलपमेंट में कोई भी वर्क नहीं किया जाता था, जो थी वो वहीं पे स्टेबल हो गई। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था, यहाँ के लोगों को ना कोई फैसिलिटी थी, ना हॉस्पिटल फैसिलिटीज थी, ना स्कूल्स थे, ना कॉलेजेस थे, ना रोड्स थी, ना ट्रांसपोर्ट थी। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर कंडीशन में पहुंच गया था। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट रोक दिया गया था और हम टोटली उनके फिनिश्ड गुड पे डिपेंड हो गए थे। मीन्स वो जो इम्पोर्ट करते थे हम उसी पे डिपेंड थे। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी? लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, हमारा प्रोडक्शन और हमारी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे लो होती चली गई। क्यों? क्योंकि यहाँ हम उसके डेवलपमेंट पे कोई भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। सारा जो बेनिफिट था वो जमींदार और गवर्नमेंट ले रही थी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कोई भी फोकस नहीं था। हम पूरा का पूरा डेवलपमेंट अनसर्टेन था। मींस अगर मॉनसून आता था, बारिश होती थी, तो उसको
वो प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी, प्रोडक्शन होता था, अगर बारिश या नहीं होती थी तो प्रोडक्शन नहीं होता था। हाँ, वो पूरी की पूरी अनसर्टेनिटी थी। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उतना सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ के फार्मर्स थे वो उतना ही प्रोड्यूस कर पाते थे जिससे कि उनका और उनकी फैमिली का पेट भर सके। वो उस फार्मिंग का यूज कहीं और करके या सेल करके उससे कोई भी अर्निंग नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, जो यहाँ की लैंड थी वो बहुत ही स्मॉल होल्डिंग्स में डिवाइड हो गई, जिससे कि छोटी छोटी एरिया में कन्वर्ट होने की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो गई। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम की हम बात कर चुके हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम इज टोटली बेस्ड ऑन थ्री एंगल दैट आर गवर्नमेंट, जमींदार एंड टिलर्स। नेक्स्ट, गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर ऑफ द सॉइल, ओनर्स और टिलर ऑफ द सॉइल के बीच में काफी डिफरेंस था, उनके प्रॉफिट के बीच में काफी डिफरेंस था। मींस जो ओनर्स थे वो एक लग्जूरियस लाइफ को स्पेंड करते थे और जो टिलर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक नीड्स को ही फुलफिल कर पा रहे थे। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम ड्यूरेशन पे? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया गया, वो भी सिस्टमैटिकली बहुत ही प्लान तरीके से। डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे डाउन होती गई, पूरी तरीके से उनका डाउनफॉल हो गया। देन ब्रेक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, और जो कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, जो बेसिक इंडस्ट्रीज थी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी, उनकी ग्रोथ वहीं पे रुक गई। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी हमारी बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थी। मींस एक्सपोर्ट पे हाई चार्जेस इम्पोज थे और जो उनका फिनिश्ड गुड था उसमें वो उसके इंपोर्ट में ड्यूटी फ्री था। देन कंपटीशन फ्रॉम मशीन, हमारा जो फिनिश्ड गुड था या हमारे जो प्रोडक्ट्स थे उनका कंपटीशन था मशीन मेड गुड्स से, और मशीन मेड गुड्स का हैंडमेड गुड्स से कोई कंपैरिजन नहीं है। मशीन मेड गुड्स ज्यादा बेटर क्वालिटी के होते हैं, चीप होते हैं, और हैंडमेड गुड्स की क्वालिटी मशीन मेड गुड्स से थोड़ा सा लो होती है और वो कॉस्टली होते हैं। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, हमारी डिमांड पैटर्न चेंज होती गई, धीरे धीरे हमारी जो डिमांड थी वो ब्रिटिश गुड्स की डिमांड की तरफ कन्वर्ट होती गई, चेंज होती चली गई। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया, बट उसका भी टोटल जो रीजन था इंट्रोड्यूस करने का वो यही था कि यहाँ से प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को, या जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको वो इजीली एक्सपोर्ट कर सकें। देन फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, फॉरेन ट्रेड हमारे ब्रिटिश रूल के अंडर में हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था? नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, हमारी कंट्री की इकोनॉमी पूरी तरीके से नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स मींस रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल की एक्सपोर्टर हो गई और उनके फिनिश्ड गुड की इंपोर्टर हो गई। मोनोपोली कंट्रोल ऑन इंडिया एज फॉरेन ट्रेड, हमारा जो पूरा फॉरेन ट्रेड था वो पूरी तरीके से ब्रिटेन पे डिपेंड हो गया। मींस ब्रिटिशर्स का मोनोपोली कंट्रोल हो गया, ब्रिटिशर्स के थ्रू या ब्रिटेन से हमारा 55 to 60% बिजनेस या एक्सपोर्ट चलता था। मींस उनसे ही फॉरेन ट्रेड हमारा चलता था, लगभग ब्रिटिशर्स से 55 to 60% हमारा फॉरेन ट्रेड उन पे ही डिपेंड था। तो टोटली मोनोपोली कंट्रोल ब्रिटिशर्स पे हो गया। नेक्स्ट, सरप्लस ट्रेड, हम ट्रेड के मामले में सरप्लस पे तो थे। मींस बैलेंस ऑफ ट्रेड तब बेटर होता है जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम होता है। हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था पर किसका? हमारे ही रिसोर्सेज का, हमारे रॉ मटेरियल का, और उनके फिनिश्ड गुड यहाँ पे इंपोर्ट हो रहे थे। तो एक्सपोर्ट की बात करें या इंपोर्ट की बात करें, पूरा का पूरा बेनिफिट ब्रिटिशर्स ही ले रहे थे। हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके उनको वो एक्सपोर्ट कर रहे थे और उन्हीं से फिनिश्ड गुड को फिनिश्ड गुड मैन्युफैक्चर करके हमारी ही कंट्री में इंपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ के रिसोर्सेज को का फायदा उठा के वो अपने फिनिश्ड गुड में चेंज करके वो यहाँ से ही उसका इंपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे इंपोर्ट करके उसका पूरा बेनिफिट ले रहे थे। Then demographic profile of India. Demographic profile is a condition by which we identify the exact condition of a country. Means we can know where countries stand. सबसे पहला पॉइंट आता है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। उस टाइम ड्यूरेशन पे अगर हम इंडिपेंडेंस
से पहले की बात करें तो हमारा बर्थ रेट बहुत ज्यादा था और हमारे डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी। उसका रीजन ये था कि उस टाइम पे अर्ली मैरिजेस हो जाती थी, हेल्थ फैसिलिटीज कोई नहीं थी, जिसकी वजह से डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों बढ़ता चला गया। डेथ रेट ज्यादा होने की वजह से जो फैमिलीज की अर्निंग मेंबर्स होते थे उनकी डेथ हो जाने की वजह से वहां उनके जो चिल्ड्रंस होते थे, उनके जो चिल्ड्रन होते थे वो पूरी तरीके से उनकी जो डिपेंडेंसी होती थी वो अपने अर्निंग पर्सन पे होती थी, और अर्निंग पर्सन की डेथ हो जाने की वजह से वो पूरी तरीके से पॉवर्टी पे उनकी कंडीशन पुअर हो जाती थी, जिससे कि पॉवर्टी रेट भी बढ़ता चला गया। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री में अंडर 1 ईयर एज चिल्ड्रन की डेथ रेट कितनी है, तो वो उस टाइम ड्यूरेशन पे बहुत ज्यादा थी। मीन अंडर 1 ईयर चिल्ड्रन बहुत ही उनकी डेथ अंडर 1 ईयर पे हो जाती थी। मीन्स 1000 में लगभग 218, अगर हम रेट की बात करें तो 1000 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लगभग 218 था। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है किसी भी पर्सन की एक एवरेज एज। एवरेज एज की बात करें तो उस टाइम पे एवरेज एज 32 इयर्स थी और आज एवरेज एज 68 इयर्स हो गई है। लो लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट बहुत कम था उस टाइम पे, लगभग 17% था, और अगर हम विमेन की बात करें तो वो 7% था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर 3 सेक्टर्स पे डिवाइड था: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर इज बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज एंड टर्शियरी सेक्टर इज बेस्ड ऑन सर्विस सेक्टर। हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, मींस प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड थी, वो लगभग 70% थी। इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्रियल की सेक्टर की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन 10% डिपेंड थी और टर्शियरी सेक्टर पे 15 to 18% थी। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, रेलवेज डेवलपमेंट हुआ था कुछ एरियाज का, वो थे रेलवेज। रेलवेज का उन्होंने डेवलपमेंट किया। जितने भी डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने किए वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। रेलवेज का डेवलपमेंट किया उन्होंने एक्सपोर्ट, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए। पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया, वहां से फिनिश गुड को इंपोर्ट करने के लिए। पोस्ट एंड टेलीग्राफ लेकर आए वो अपनी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट को उन्होंने डेवलप किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो एक्टिविटीज थी उनको बेटर करने के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने जितना भी डेवलपमेंट किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए किया, और जितना भी एक्सप्लॉइट कर सकते थे हमारे रिसोर्सेस को वो उतना उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और मैक्सिमम बेनिफिट को का यूज किया। थैंक यू सो मच।